स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के समझाने के लिए आई गई थ्योरीज हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कमी रह गई थी जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ, ये हमको देखना है। तो सबसे पहला है, It didn't explain the magnetic properties of substance. Magnetic properties, substances की magnetic properties को समझाने के लिए VBT जो था वो असमर्थ था। कैसे? जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सब्सटेंसेस को दो भागों में बांट सकते हैं, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जो सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली रिपेल होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है। अब हमको पता है अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। लेकिन वो सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए हैं, वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और दे आर सेड टू बी डायामैग्नेटिक। अब ऑक्सीजन की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन के तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मतलब वो लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ? वीबीटी के अनुसार डायामैग्नेटिक। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंडेड दैट ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो वीबीटी का ये अजम्पशन कि ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक है वो क्या था? रॉन्ग हो गया। ठीक है। सेकेंड, इट डिडेंट एक्सप्लेन द शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड और शेप एंगल के बारे में ये बिल्कुल भी नहीं बता पाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया का स्ट्रक्चर वीबीटी के अनुसार जो है वो इस प्रकार से है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंडेड कि अमोनिया का शेप जो होता है ना वो पिरामिडल होता है। ठीक है। पिरामिडल जो है वो अमोनिया का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये वीबीटी नहीं बता पाया। और तीसरा और सबसे बड़ा जो उसका लिमिटेशन था वो ये था कि वीबीटी क्या बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जितना ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, उनके बीच का बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसके अनुसार SS ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग होगा, SS ओवरलैपिंग से बनने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा, फिर SP, और सबसे वीक बॉन्ड क्या होगा? PP ओवरलैपिंग से बनेगा। अब CH4 में हमने देखा था उसमें एक SS ओवरलैपिंग था और 3 PP ओवरलैपिंग था, याद है? जैसे कि कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, मतलब S में 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन आई मीन, और P में 2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का 1s1 1s1, ये 4 बार, 4 हाइड्रोजन के लिए 1s1। ठीक है। तो यहाँ पे इसको एनर्जी दिए तो एक इलेक्ट्रॉन उठा, यहाँ गया, यहाँ पे एक SS ओवरलैपिंग और 3 SP ओवरलैपिंग होगी, 3 SP ओवरलैपिंग होगी। इसका मतलब वीबीटी के अनुसार CH4 में जो एक बॉन्ड होगा ना वो तो SS ओवरलैपिंग से बना, मतलब वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू बाकी के 3 बॉन्ड्स, है ना, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंडेड दैट हाइड्रोजन के साथ जितने भी कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन चिपके हुए हैं सबके सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो था वो सेम था। ठीक है। तो ये SS ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा, फिर SP, फिर PP, ये तो क्या हुआ? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन से बनने वाला हर एक बॉन्ड हाइड्रोजन का जो था वो इक्वली स्ट्रेंथ में क्या था? इक्वल था। बॉन्ड स्ट्रेंथ तीनों का क्या था? चारों का क्या था? इक्वल था। ठीक है। तो ये सब थे उसके लिमिटेशन जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ। बिफोर मूविंग ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। जस्ट लाइक वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन भी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाने के लिए आया। ठीक है। अब ये क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से नहीं बल्कि एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बनता है। ठीक है। अब ये इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या होता है? इस प्रोसेस के अनुसार जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो उनसे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात यह है कि ये सब के सब जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं सब के सब इक्वल होते हैं एनर्जी, शेप, साइज सब में। मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की सारी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4,
VBD-CH4 में फेल हुआ था ना, VBD के अनुसार CH4 में एक बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा बाकी के 3 बॉन्ड से, लेकिन ये बताएगा कि इसके सारे CH बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे एनर्जी शेप साइज सब में। ठीक है, जैसे ये कार्बन का 6 अगेन 1s2 2s2 2p2, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का 1s1 अगेन 1s1 1s1 1s1, ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ तक तो सेम था, है ना, यहाँ पे एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन उठेगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक S एक S P और एक S और एक P। तो देखो यहाँ पे कार्बन का एक S और 3 P ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, और सब का नाम क्या होगा, सब का नाम होगा एक S और 3 P, मतलब sp3 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 sp3। इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। देख सकते हो कार्बन का एक S और 3 P ऑर्बिटल px py और pz इंटरमिक्स होके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, इक्वल इन शेप साइज एंड एनर्जी। और तभी कार्बन और हाइड्रोजन में, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सारे बॉन्ड्स जो होंगे वो इक्वल इन स्ट्रेंथ होंगे, मतलब चारों का स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स बने हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और इनके बनने के प्रोसेस को, मतलब इंटरमिक्सिंग्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, intermixing of atomic orbitals to form hybrid orbitals to of equal shape size and energy। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा, और वो सब के सब इक्वल होंगे अपने शेप साइज और एनर्जी में। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस साल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स किए हैं, उसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन को हम अलग अलग भाग में बांटेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन तो नाम से ही दिख रहा है, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके टोटल कितने होंगे, एक s और एक p मिला के 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, और दोनों का नाम क्या होगा, sp और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल इन शेप साइज एंड एनर्जी होंगे। ठीक है, तो एक S और एक P मिला के अगर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। देख सकते हो 2p और एक s मिला कितने हुए, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, और तीनों का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। ठीक है, तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, थर्ड वन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाम से ही दिख रहा है तो समझ गए होंगे, एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 3 और 1 मिला के कितना हो गया, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे ऑफ इक्वल शेप साइज एंड एनर्जी, और सबका नाम क्या होगा, एक s और 3 p, मतलब sp3 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 sp3। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। सिमिलरली sp3d होता है, sp3d में क्या होगा, एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए, कितने हो गए, 3 1 4 and 1 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे ऑफ इक्वल शेप साइज एंड एनर्जी, 1 2 3 4 and 5। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, sp3d, सबका नाम क्या होगा, sp3d, और सबका शेप साइज एनर्जी सब चीज़ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, फिफ्थ है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब तो समझ ही गए होंगे कैसे होगा, यहाँ पे भी एक s होगा, 3 p होगा, 2 d होगा, और मिलाकर कितने होंगे, 3 2 5 और 1, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 3 4 5 and 6। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा इन सबका, sp3d2, सबका नाम क्या होगा, sp3d2। ठीक है, और ये सब के सब इक्वल इन शेप साइज एंड एनर्जी होंगे।
ठीक है, अब एक एक हाइब्रिडाइजेशन का हम एग्जांपल लेके देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है। बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब सबसे पहले है sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इज 4 1s2 2s2। ठीक है, मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल इसका खाली है, p में कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्लोरीन का कितना होता है 17 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5। एक और क्लोरीन है, इसका भी वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। मतलब इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p ऑर्बिटल्स में हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अब देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो फिर ये अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में मूव हो जाएगा। तो इसी कारण अब यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो बेरिलियम का एक s एक p से मिला और ये दूसरा s दूसरे p से मिला, दूसरा p दूसरे p से मिला। मतलब एक s और एक p ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हुए। ठीक है, एक s बेरिलियम का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो है वो क्या हुए, इंटरमिक्स हुए। ठीक है, और क्या हुआ, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और दोनों का नाम क्या होगा, sp sp। ठीक है, VBT जो था वो उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया था। आई मीन हाइब्रिडाइजेशन ने इसके ज्योमेट्री के बारे में बता दिया कि sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होगा उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। मतलब आई मीन ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी, लीनियर होगी। और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री 180 डिग्री। मतलब जब जब हमें sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा तब तक ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, मतलब इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे फिल होंगे। फिर फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5। 3 फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। तो इसके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 2 3 4 5 5 यहाँ 1 2 3 4 5 5 यहाँ। देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। एक एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो फिर ये अपने एक्साइटेड स्टेट में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन उठकर अपने हायर ऑर्बिटल पे मूव कर जाएगा। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये इससे इंटरमिक्स किया, ये इससे इंटरमिक्स किया, ये इससे इंटरमिक्स किया। तो देख सकते हो बोरॉन के एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। ये इससे एक, इससे एक और इससे एक, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे और तीनों का स्ट्रक्चर, शेप, साइज, एनर्जी क्या होगा, सेम होगा और तीनों का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या, एक ही प्लेन में ये तीनों फ्लोरीन लाई करेंगे और एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर लेंगे। तो एक प्लेन में एक ट्राइंगल, मतलब ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बात करें बॉन्ड एंगल की तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल याद रखेंगे होगा 120 डिग्री। तो जब जब तुम्हें किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगा, मतलब समझ जाना कि उसका जो ज्योमेट्री है वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या है, CH4 जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। कार्बन कितना होता है 6 1s2 2s2 2p2। मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2 और p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, सबके सब क्या होंगे 1s1 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 एंड 1s2।
1, ठीक है, इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। तो देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहाँ से इधर मूव करेगा, ठीक है, ये इससे इंटरमिक्स होगा, ये इससे इंटरमिक्स होगा, ये इससे इंटरमिक्स होगा, ये इससे इंटरमिक्स होगा। तो देख सकते हो कार्बन का एक s और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके, एक s और 3 p मिला कितना हुआ, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे ऑफ इक्वल शेप, साइज, एनर्जी, और सबका नाम क्या होगा, sp3 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 sp3, ठीक है। और इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। बारी आती है इसकी ज्योमेट्री की, तो इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। याद रखना, जहां पे भी जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसका ज्योमेट्री क्या होगा, हमेशा टेट्राहेड्रल होगा। और बॉन्ड एंगल इसका होगा 109 डिग्री, ठीक है, 109 या फिर बोल सकते हो कि 109.5 डिग्री, ठीक है। अब इस बोर्ड में तो तुमको दिख रहा होगा कि ये तो भैया 4 पार्ट में बटा है, तो इसका बॉन्ड एंगल 90 90 90 90 मिला के 360 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दिखने में ऐसा नहीं, बल्कि दिखने में ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन जो है, देखो ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये दिखने में इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा दिखता है, ये H और एक ही H, ये लोग प्लेन में रहेंगे, 2 हाइड्रोजन जो होंगे उसके प्लेन में रहेगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है उसे हम इस प्रकार से डैश लाइन से इंडिकेट करेंगे, और एक हाइड्रोजन इस प्रकार से वेज लाइन से इंडिकेट होगा। इस लाइन को डैश और वेज बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, डैश, और ये क्या है, वेज, WEDG। वेज लाइन क्या शो कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तुम्हारे तरफ निकल रहा है, और डैश लाइन जो है वो शो कर रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो अंदर तुम्हारे से अवे जा रहा है। मतलब एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, और 2 हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में स्थित हैं, और सबके बीच का एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। वैसे ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या होगा, PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब एज यू नो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन और d में 1 2 3 4 5, ठीक है। डी ऑर्बिटल इसका खाली है। अब क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का होता है 17 3p5, 5 क्लोरीन है तो 5 3p5 आ जाएगा। हर एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसे एनर्जी देंगे, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ जाएगा, डी ऑर्बिटल, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब देख सकते हो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इससे इंटरमिक्स होगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और लास्ट में ये इससे। तो देख सकते हो फॉस्फोरस का एक S 3 P और एक D ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुआ, जिसके कारण 3 और 1 4 और 1 5 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, और पांचों का एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगा, सेम होगा, और सबका नाम क्या होगा, sp3d, sp3d, एक S 3 P और एक D मिला के sp3d, ठीक है। बारी आती है इसकी ज्योमेट्री की, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मतलब अगर फॉस्फोरस यहाँ पे है तो सबसे पहले एक प्लेन में ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स में 3 क्लोरीन लटका दो, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बना, एक प्लेन में एक ट्राइंगल है। अब इसके ऊपर एक क्लोरीन ले आएंगे, इसके नीचे एक क्लोरीन ले आएंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स को ऊपर वाले क्लोरीन से जोड़ेंगे, जिसके कारण ऊपर में क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया, और सिमिलरली ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स को नीचे वाले क्लोरीन से जोड़ेंगे तो नीचे भी एक पिरामिड बन गया। तो ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड, ट्राइंगल के नीचे एक पिरामिड, इसलिए नाम क्या पड़ गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई मतलब 2,
ठीक है, बात करें बॉन्ड एंगल की तो फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में देख सकते हो दो टाइप के पोजीशंस होते हैं। एक तो इसके प्लेन में, मतलब जो भी तुम्हारा sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है उसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो एक ट्राइगोनल प्लेनर का रूप लेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को हम इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन बोलेंगे। जबकि प्लेन के ऊपर वाले और प्लेन के नीचे वाले जो पोजीशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। अब इक्विटोरियल पोजीशन के बीच जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, एक इक्विटोरियल से दूसरे इक्विटोरियल पोजीशन तक का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। और इसके अलावा इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन के बीच का एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। सल्फर का एज यू नो एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 4 10 2 12, 12 और 4 3p4, 12 4 मिला के 16। मतलब इसका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में आ गए 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ठीक है, फ्लोरीन की बात करें 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p5। मतलब इसका 2p5 कितने फ्लोरीन्स हैं, 6 फ्लोरीन्स हैं। तो 6 फ्लोरीन के लिए 6 2p5 मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वन टू थ्री फोर एंड 5 सेम हियर। यहाँ भी सेम। ठीक है, अब देख सकते हो 6 फ्लोरीन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इसको एनर्जी देंगे तो ये उठेगा और जाएगा यहाँ पर। फिर इसको एनर्जी देंगे तो ये भी उठेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो अब देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को के साथ इंटरमिक्स करेंगे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हो सल्फर का एक S 3p और 2d, एक S 3p और 2d, 3 2 5 और 1 6, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और सबका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सबका नाम होगा sp3d2, सबका नाम होगा sp3d2। ठीक है, बारी आती है इसकी ज्योमेट्री की। तो इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सल्फर, ये फ्लोरीन 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 और सबके बीच का एंगल, बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल है IF7। ठीक है, IF7 में सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि उसका ज्योमेट्री क्या होगा और बॉन्ड एंगल्स क्या होंगे। तो IF7 मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में तुम्हारा सेंट्रल एटम क्या है, अभी यहाँ पे आयोडीन है। ठीक है, अब इसमें 5 एटम्स जो होंगे वो एक पेंटागन के रूप में एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेंटागन मतलब 5 साइड वाला, 5 इक्वल साइड वाला एक शेप, क्या कहलाएगा, पेंटागन। ये हो गया एक पेंटागन। ठीक है, और इस पेंटागन के 5 कॉर्नर्स में 5 फ्लोरीन चिपके होंगे, 4 5। ठीक है, अब पेंटागन में, क्योंकि वो पेंटागन प्लेन में है, तो इस पेंटागन के सारे पोजीशंस जो है ना वो कहलाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब पेंटागन के ऊपर एक फ्लोरीन होगा और पेंटागन के नीचे में एक फ्लोरीन होगा। तो ये पोजीशंस क्या कहलाए, एक्सियल पोजीशंस कहलाए। ठीक है, अब पेंटागन के 5 कॉर्नर को पहले ऊपर वाले फ्लोरीन से जोड़ दो और पेंटागन के 5 फ्लोरीन्स को एक बार नीचे वाले फ्लोरीन से जोड़ दो। ठीक है, तो पेंटागन के ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा, पेंटागन के नीचे एक पिरामिड बन जाएगा और इसका नाम होगा
पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी किसकी, sp3d3 की। बारी आती है बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पे 2 होगा। इक्विटोरियल से इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो 72 डिग्री होगा, और एक्सियल से इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्सियल टू एक्सियल, एक्सियल टू इक्विटोरियल, इक्विटोरियल ये कितना होगा 90 डिग्री, और इक्विटोरियल टू इक्विटोरियल ये हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, ये 72 डिग्री, इक्विटोरियल टू इक्विटोरियल 72 डिग्री, और इसके अलावा एक्सियल से इक्विटोरियल का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। इसके बाद देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को बिना किसी तामझाम के, बिना किसी ये जो एरो टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसके बिना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करे बिना हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसका एक शॉर्टकट है जहाँ पे हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसको अलग अलग भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को Z से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा, जो नंबर में सबसे कम होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव चार्जेस अगर उसके ऊपर है तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस करके। क्यों, नेगेटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। इलेक्ट्रॉन को गेन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, मतलब उसको हम प्लस करेंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, जरूर मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। और इसके अलावा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स को प्लस करेंगे। मोनोवेलेंट एटम मतलब ऐसे एटम जिसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो गए। ये सब क्या है, मोनोवेलेंट एटम कहलाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को मत ले लेना मोनोवेलेंट। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, मोनोवेलेंट एटम्स हैं। तो उसको क्या करना है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स को ऐड करना है। ठीक है, अगर Z की वैल्यू 2 आई तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ज्योमेट्री तुमको पता है लीनियर होती है sp के लिए। 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 के लिए sp3a2, 7 के लिए sp3d3। मतलब Z अगर निकल गया तो हम यहाँ पे उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BeCl2 का ही ले लो। ठीक है, BeCl2 में सेंट्रल एटम क्या है, बेरिलियम है। ठीक है, तो चलो उसका Z का वैल्यू निकालते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। बेरिलियम के सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, पहले में 2 फिर 2 है ना, तो 2 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है क्या इसमें, नहीं, ये तो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, तो इसको इग्नोर करो। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्लोरीन, मोनोवेलेंट एटम के रूप में 2 क्लोरीन जुड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस कर देंगे। तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, 2 2 हो जाएगा 4, Z की वैल्यू क्या आ गई, 2। जब Z की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन तुरंत लिखेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और ज्योमेट्री क्या हो गई, लीनियर हो गई। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ले लें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका भी हम निकाल लेते हैं, तो Z का वैल्यू क्या होगा इसका, हाफ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले में 2, उसके बाद फिर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हो गए। प्लस कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, इग्नोर करो। क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, हाँ है, तो 3 फ्लोरीन, तो 3 प्लस कर देंगे। तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू 6, कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 2 3 6, Z की वैल्यू क्या आ गई, 3। जैसे ही Z की वैल्यू मिली, Z की वैल्यू 3 है, मतलब समझ जाओ कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और ज्योमेट्री क्या होगी तुम्हारी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, है ना। और बॉन्ड एंगल भी मैंने लिखाया था, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, लीनियर के लिए 180 डिग्री, और ट्राइगोनल प्लेनर के लिए क्या होगा बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री, 120 डिग्री। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। सिमिलरली देखते हैं CH4 के लिए, तो फिर इसके लिए Z की वैल्यू हाफ इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 6, तो पहले में 2 फिर 4, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम आ गया 4, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है, हटा दो,
नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं इसमें, 4 हाइड्रोजन है तो +4 कर दो, तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 2 4 हो जाएगा 8, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, मतलब Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 और ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, अगर हमको कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज दे दिए तो उसका भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, जैसे कि दे दिया SO42 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव का बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो Z इज इक्वल टू, सेंट्रल एटम सल्फर है आपके वो कम है नंबर में, तो सल्फर का होता है 16, पहले में 2 फिर 8 फिर 6, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाफ का हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितने नेगेटिव चार्ज है देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस कर दूंगा, कोई पॉजिटिव चार्ज है जी नहीं, मोनोवेलेंट एटम, क्या मोनोवेलेंट एटम है, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट होता है क्या, नहीं, इसमें एक भी मोनोवेलेंट एटम नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 8, 2 4 8, Z की वैल्यू क्या आ गई 4, Z की वैल्यू 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3 और ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल। ठीक है, सिमिलरली अगर दिया NH4 पॉजिटिव, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑफकोर्स कम है नंबर में, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, पहले में 2 फिर 5, ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 5 हैं, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो 1 माइनस करूंगा मैं, और 4 मोनोवेलेंट एटम है तो 4 प्लस कर दूंगा, तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, 5 - 1 हो जाएगा 4, 4 + 4 हो जाएगा 8, 2 4 हो जाएगा 8 और Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, Z की वैल्यू 4 पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, sp3 और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या कमियां रह गई थी जो कि वो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को नहीं समझा पाया, कौन कौन सी चीज़ों को वो नहीं समझा पाया कोवलेंट कंपाउंड का, और जिसके वजह से एक नई थ्योरी विच इज़ VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का जन्म हुआ। ठीक है, तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।